डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस पे इतना जोर क्यों दे रहा है, या फिर कास्ट बेस्ड सेंसस का हमारे इंडिया पे क्या एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बात करें ग्लोब के दूसरे कोने की, जहाँ पे इसराइल एंड पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, तो क्या उसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, या कैसे इंडिया के साथ रेगुलेशन है इसराइल के, वो कैसे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आज हम उत्तर जानेंगे, या फिर इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू रॉ क्लासेस। जैसे आपको पता है डियर फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। यहाँ हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, एंड उसके साथ में हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रोथ है उस पर हमारा फोकस होता है। तो उसी चीज़ को लेकर, जैसा आपको पता है, मैं आपके साथ हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ। और आज का जो कोट है कि रिमेंबर वेलनेस, इट इज़ अ फिनोमेना इन विच द subconscious mind remembers the state of wellness and replicates it in the present। Dear friends, जो remembered wellness होती है, ये आपकी एक ऐसी शॉर्ट टर्म मैं कहूँ या फिर सबकॉन्शियस एक ऐसा माइंड होता है जो आपको बिलीव दिलाता है कि कोई भी चीज़ एक इम्पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूँ, तो आप बैकग्राउंड में जो फोटो देख पा रहे हैं उसके अंदर एक पेशेंट जो कि एक अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रहा है कि कैसे बीमारी को एक बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या फिर बीमारी को कैसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं आपसे बात करूं तो कि अगर आपके अंदर एक रिमेंबर्ड वेलनेस का मतलब यही होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप इस चीज़ को बिलीव कर लेंगे, या अपने आप को एक ये चीज़ समझा देंगे कि हाँ, मेरा जो मेडिकेशन हो रहा है या मैं जो दवाई ले रहा हूँ उससे एकदम बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो वो उससे होता है क्या दोस्तों, कि अगर एक आपको चीज़ नहीं भी जो अगर सही होने वाली है, तो वो आपके सेल्फ बिलीव से चीज़ें अच्छी होने लग जाती है। आपको एक सर्वे के बारे में बताऊँ डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या था कि एक बार एक सर्वे होता है, उसके अंदर दो अलग अलग मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसमें जो पहला जो ग्रुप था, उसके अंदर जो पेशेंट्स थे उनको एक रॉन्ग दवाई दी गई थी, लेकिन उनको ये समझाया गया था कि आपको जो दवाई दी जा रही है उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड जन वही जो दूसरे ग्रुप था, उनको ये कहा गया था कि आपकी जो दवाई है वो इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, लेकिन बिल्कुल उनको जो हाई एफिकेसी जो दवाई है वो दी गई थी, बट स्टिल दे आर नॉट रिकवर्ड। तो उससे हुआ क्या था कि एक तरीके का जो मेंटल आपकी एक स्टेट तैयार होती है किसी भी चीज़ से, उससे आपकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी को चीज़ को आप ठान लें कि मुझे ये चीज़ करनी है, या अगर आप किसी चीज़ को मान लें, तो बिल्कुल वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ को अपने अंदर ठान लें कि हाँ ये चीज़ होगी ही, तो डेफिनेटली जो एक आउटर कहता है ना कि एनर्जी जो है वो बिल्कुल आपके साथ अलाइन हो जाती है, एंड उसके बाद आपकी जो काम है वो उसी एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ये तो सिर्फ एग्जांपल था रिमेंबर्ड वेलनेस का। अगर आप कोई भी बीमारी से अगर जूझ रहा है कोई भी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि एक अपने आप अंदर अगर आपको विश्वास होगा कि हाँ आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक दिन आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सोचें कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता हूँ, ये बीमारी तो वो लाइलाज है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें कभी सही नहीं होने वाली, एंड थिंग्स विल गो रॉन्ग। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दें हर रोज़ कि ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है, एंड दिस थिंग विल हैपन वन डे, श्योरली मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, एंड थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, कैसे आप जो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते हैं उससे चीज़ें बिल्कुल अच्छी स्टार्ट जो है अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाती है। तो ये था कुछ अच्छा लगा खासा डिस्कशन इस थॉट के बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एंड व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इट। ये फ्रेंड, जैसा कि पता है, मेरे जो सवाल होते हैं आपको जो पूछता हूँ रोज़, वो कहीं ना कहीं जो हॉट टॉपिक्स हैं या करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाउ और इसका आपको आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद में अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे होगा क्या डियर फ्रेंड्स कि आपको जो नॉलेज है, यानी कि अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं या फिर जो अलग अलग रैंकिंग्स जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट करती हैं, उसके बारे में पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इंडेक्स लिस्ट करती है, एंड उन सभी के अंदर जो इंडेक्स रैंकिंग है वो क्या है। Now dear friends, now let's move toward articles। आज है 13th of October, एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है द न्यूज़पेपर का कि हमस एंड इट्स सपोर्टर्स आर बियॉन्ड बिलीफ। डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि जैसे आपको पता है एक हमस एंड जो इसराइल है, एक उनके बीच में
हमस जो एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसराइल जो कि एक देश है, इन दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ चुकी है। एंड इस चीज़ को लेकर जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि कैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो दो टुकड़ों में बट गया है। CNN का हवाला देते हुए, यानी कि जो CNN एक न्यूज़ चैनल है उसका हवाला देते गया बताया गया कि कैसे जो डिफरेंट साइड्स हैं इस वॉर की वो दिखाई जा रही है। दिस में लीड टू वन साइडेड पोर्ट्रेट ऑफ द इजराइल हमस, जो CNN ने एक कवरेज दी है उसके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनके द्वारा जो भी बताया जा रहा है उन्हीं चीज़ों को CNN कवर कर रहा है। एंड उसके प्रति, क्योंकि CNN बहुत फेमस एक न्यूज़ चैनल है, तो उसके द्वारा बताया गया कोई भी मूव या कोई भी जो चीज़ है वो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल होती है। उसके कारण जो है इसराइल और हमस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक ही साइड दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिकन पीपल। वहीं जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस की बात करूं दोस्तों, तो एक सिंपैथी वाला एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठे हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज फॉर पैलेस्टीन। एंड इसके कारण बताया गया कि कैसे हमस अटैक इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग एंड इनडिफेंसिबल। वहीं जो दूसरा टुक है उनका कहना है कि जो हमस का अटैक है वो एक सही नहीं है बिकॉज जो इजरायली लोग हैं उनका जो एक गैदरिंग मूवमेंट है टूवर्ड्स पैलेस्टीन वो बढ़ गया है। एंड उसी के कारण जो पैलेस्टीन के लोग हैं या फिर जो हमस के एक टेररिस्ट ग्रुप है वो इससे दुखी आ चुका है। एंड अब जो है इजरायली लोग जिनका नंबर जो बढ़ता जा रहा है उनको कम करने की बात बताई गई है हमस द्वारा। एंड इनकरेज्ड बाय इजरायली गवर्नमेंट एंड कंडेम्ड बाय ग्लोबल पावर्स। अब ऐसे में दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे आपको पता है अभी इसराइल और हमस के बीच में एक लड़ाई चल रही है। तो क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करता है विद इसराइल एंड इजिप्ट, तो इसके कारण दो अलग अलग मेंटेलिटी है वहाँ पे। एक तो जो पैलेस्टीन के लोग हैं उनका ये कहना है, मैं आपको एक बेस से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। ये फ्रेंड्स, इसराइल एंड हमस जो है, हमस एक टेररिस्ट ग्रुप है पैलेस्टीन का, और पैलेस्टीन जो है एक देश है वो जो बॉर्डर शेयर करता है विद इसराइल एंड सऊदी अरब। तो अब हुआ क्या है कि जो पैलेस्टीन के लोग हैं उनका तो कहना ये है कि हमें हमारे देश को बचाने की ज़रूरत है बिकॉज जो इजरायली लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो नंबर है उनका वो पैलेस्टीन में बढ़ता जा रहा है। वही हमस जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उनका कहना है कि रिलीजियस कारण के कारण, जो रिलीजियस रीज़न है उनके कारण हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे जूइश लोग जो हैं वो हमारी कंट्री में आके बसें एंड वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो जूइश लोग हैं इसराइल के उनको खदेड़ा जाए उनके देश से। एंड इसी के कारण जो अभी आपने देखा कि कैसे 7 अक्टूबर को एक साथ 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च किए थे इसराइल की तरफ हमस द्वारा, तो उनका जवाब दिया था इसराइल ने विद आयरन डोम, जो उनका एक डिफेंस सिस्टम है उसको द्वारा रोक दिया गया था। तो ये एक बेस लाइन मैंने आपको दी है कि कैसे ये लड़ाई शुरू हुई है एंड आगे इसका क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और ये जो आर्टिकल है ना डियर फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो अलग अलग डिफरेंट फेसेस हमको दिख रहे हैं कि एक तरफ जो देश है पैलेस्टीन जो देश है उसका कुछ अलग कहना है, एंड उसी देश के अंदर जो बेस्ड एक टेररिस्ट ग्रुप है हमस, उसका एक अलग रीज़न है विद इसराइल। तो बात करते हैं इसी आर्टिकल के अंदर कि कैसे रिलेंटलेस इसराइल सेटलमेंट एक्सपेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसराइली लोग हैं या जो जूइश लोग हैं इसराइल के, हमस द्वारा ये बताया गया कि कैसे उनका जो उनकी कंट्री जो है पैलेस्टीन के अंदर, उसके अंदर इसराइल के लोग जो हैं उनका एक बढ़ता हुआ नंबर नज़र आता है। इसी को कम करने की बात बताई गई है। इट सजेस्ट दैट द एक्शंस ऑफ इजराइल सेटलर्स सैंक्शनड बाय इजरायली गवर्नमेंट एंड ग्लोबल पावर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि ये जो इसराइल के लोग हैं, जूइश लोग हैं, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है पैलेस्टीन के अंदर, तो ये एक कारण बताया गया कि क्यों ये लड़ाई चालू हुई है। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई चलती आ रही है फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, यानी 1947 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप इस बारे में थोड़ा और रिसर्च कर लीजिएगा। एक रफली आइडिया देता हूँ आपको कि सिंस 1947 या 1946 से ही लड़ाई चलती आ रही हैं। अभी तक कभी कभी छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, बट नाउ अभी हुआ क्या है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने फाइनली इस चीज़ को एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इतने सालों में कभी तक इस चीज़ को वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया था, बट सिंस नाउ द थिंग्स हैव एस्केलेटेड, तो अब इस चीज़ को एक वॉर का नाम दे दिया गया है एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर बोथ द कंट्रीज। अफेक्ट्स ऑन पैलेस्टीन कॉजेज। अब पैलेस्टीन के कुछ जो अफेक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। करंट वॉर ट्रिगर्ड बाय द Hamas attacks but rooted in Israel settlement aggression over the years will help the Palestine cause.
अब इज़राइल के जो लोग हैं या फिर मैं बात करूं आपको पैलेस्टीन के जो लोग हैं, उनका सपोर्ट है हमस को, बिकॉज वो भी तो यही चाहते हैं कि इज़राइल के लोग जो हैं वो पैलेस्टीन से बाहर निकले। बट तरीका जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो नेशनलिटी की बात करते हैं कि हमें हमारा देश बचाने की ज़रूरत है। वहीं जो हमस एक टेररिस्ट ग्रुप है, उनका कहना है कि हमें एक रिलीजियस वे के कारण जो एक रिलीजियस कारण देते हुए बताया गया कि हमें जूइश लोगों की हमारे देश में ज़रूरत नहीं है एंड वी आर हैप्पी विद एज अ इस्लामिक स्टेट। नाउ द कंक्लूजन इज दैट इट विल नॉट एंड इंस्टेड इट विल हार्म द पैलेस्टीन कॉज। अब ये जो एक मैं आपको बताऊँ डियर फ्रेंड्स की एक शॉर्ट एंड ईजी वे में जो चीज़ को सॉल्व किया जा सकता था वही चीज़ हमस ने एक और ज़्यादा ट्रिगर कर दी है। यानी कि ओवर द टाइम अगर मैं बात करूँ आपसे कि विद द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो सकती थी अगर टेबल पे बैठ के बात कर दोनों ही देश पैलेस्टीन और इजराइल, तो कहीं ना कहीं इस इशू को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि हमस बीच में कूद गया है, हमस ने अपनी एक अलग चाल चल दी है, तो इसके कारण ये जो एक इशू है ये और ज़्यादा बिगड़ गया है और चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा कठिन हो गई है फॉर पैलेस्टीन। हिस्टोरिकल कंपैरिजन देते हुए राइटर ने बताया कि कैसे जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था PLO, जिसके एक जो हेड था यासिर अराफात, उसको एक मद्देनजर रखते हुए बताया गया कि कैसे कंपेयर किया गया है इस हमस का जो अटैक है, इसको कंपेयर किया है विद यासिर अराफात का जो एक अटैक था उसके साथ में इसको कंपेयर किया गया है। It notes that while both have engaged in drastic and violent attacks to draw attention to their causes, the key difference is the religious nature of the conflict. अब क्योंकि ये जो हमस है या फिर जो यासिर अराफात था, तो इन दोनों की ही आइडियोलॉजी एक सेम ही है। ये दोनों ही इजराइल के साथ इसलिए कन्फ्लिक्ट में है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस नेचर्स। अब दोनों ही पार्टीज जो हैं, यासिर अराफात तो चलो अब जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका एक हेड था, वहीं अब जो एक पूरा टेररिस्ट ग्रुप है हमस, अब इन दोनों का क्या है एक ही एक जो कहता है ना सेम एम जो होता है, यानी कि दोनों के जो एम था वो सेम ही था बिकॉज बोथ जो दोनों ही पार्टीज हैं वो एक रिलीजियस मैटर को लेकर ही इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट में आई थी। अब डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इशू जो होता है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे या फिर मैं बात करूँ एक जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, तो इस पे हर किसी का एक अलग मैं कहता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरा अगर कुछ मानना है तो बिल्कुल आपका कुछ और मानना हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो मानना है वही आपका मानना होगा, और बिल्कुल आपको मैं कहूँगा कि आप मुझसे बिल्कुल एग्री मत कीजिए। मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी ओर से थोड़ा और रिसर्च करिए। बिल्कुल हक है आपको कि आप थोड़ा और रिसर्च कर सकें, आप थोड़ा और बारीकी में जा सकें। जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जहाँ पे किसी का भी दो लोग हैं उनका सेम ओपिनियन हो ही नहीं सकता है। आपको कुछ और सही लगता है, मुझे कुछ और सही लगता है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप बिल्कुल मुझसे एग्री नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्ट्रगल को लेकर या इस वॉर को लेकर, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ आपके व्यूज़ को। सेक्युलर और रिलीजियस स्ट्रगल्स की बात करें दोस्तों, तो PLO है जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उनका स्ट्रगल था वाज लार्जली सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट फाइटिंग फॉर अ पैलेस्टीन नेशनल स्टेट, वेयरएज हमस एक्शन आर फ्रेम्ड इन रिलीजियस टर्म्स। अब जो PLO की साइड थी वो एक नेशनलिस्ट स्टेट के तौर पर लड़ रही थी, वहीं जो हमस है वो फाइट कर रही है ऑन रिलीजियस टर्म्स। तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे मैं आपको बताया कि दोनों ही पार्टी जो है उनका लड़ने का तरीका एकदम जो कहता है ना कि एक ही वजह से, यानी कि एक तो चाहे नेशनल लेवल पे या यानी कि नेशनलिटी के तौर पे या फिर एक रिलीजियस तौर पे, दोनों ही पार्टीज एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ चुकी थी। द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड पीपल इन द वेस्ट। देखिए दोस्तों, एक जो नेशनलिटी की जब बात होती है तो एक बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब बात करते हैं हम रिलीजन की, तो डेफिनेटली जो एक रिलीजन जो एक चीज़ होती है ना, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट जो है, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है रिलीजन एस्पेक्ट के प्रति, वो एक बढ़ता हुआ नजर आता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम की बात करूँ दोस्तों, द नेगलेक्ट ऑफ PLO's सेक्युलर स्ट्रगल बाय द वेस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम फ्रॉम 1970s ऑनवर्ड्स। अब क्योंकि जो PLO के सेक्युलर स्ट्रगल था, अब वो ज़्यादा कुछ तो इफेक्ट डाल नहीं पाया, तो इसी कारण क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, पॉलिटिकली चीज़ों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया।
यानी कि पहले जो चीज़ें नेशनलिटी के नाम पे हो रही थी, जब वो सफल नहीं हो पाई, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को जो है रिलीजियस ले जाने की कोशिश करी और चीज़ों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जा सके। इट इंडिकेट्स दैट द एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम विद ऑल मुस्लिम इज सिग्निफिकेंट इशू इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। Perception of Hamas actions. The article highlights how Hamas actions, including invoking religious language, have been perceived in the West. It contrasts the rational discourse of Israeli civilians with emotional outbursts from Palestine in media coverage. ये फ्रेंड्स वही मैं आपके साथ जैसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी देखते कहता है ना कि एक जो इंटरनेशनल लेवल का जो इशू है जैसा कि ये है, तो इसके अंदर जब रिलीजन की जब बात होती है तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगती है। वहीं इम्पैक्ट है जो ऑन डिवीजन बताया कि कैसे द जूइश सेटलर्स एंड इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट इन गाजा विल अनफॉर्चुनेटली अंडरमाइन हमास। Reasonable Europeans give the choice between these two extremes may lean towards the Jewish settlers who resemble them more in dress, speech and behavior. अब डिफरेंस हुआ क्या है कि कई जो जूइश लोग हैं वो, अब क्योंकि आपको पता हुआ एक वेस्टर्न कंट्री है तो वहाँ पे पहनावा जो है बिल्कुल वेस्टर्न लोगों का है एंड जो स्पीच है वो उस तरीके की है। बट हमस जो एक क्योंकि रिली एक टेररिस्ट ग्रुप है एंड बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि जो टेररिस्ट होते हैं उनको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं इस चैनल पे कभी भी किसी भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं हमेशा आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करूँगा वो ह्यूमैनिटी के लिए होंगी। यानी कि हम जो भी बात करेंगे वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के बेसिस पर ही होगी। किसी भी तरीके का जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे एंड उसके बाद जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एक ह्यूमैनिटी जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा उसी की तरफ हमारा फोकस रहेगा। ब्लंडर बाय हमस, बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों कि हमस हैज़ मिसरेड द सिचुएशन ड्यू टू हिज रिलीजियस पर्सपेक्टिव। हमस एक्शंस आर सीन एज अ ब्लंडर बिकॉज दे हैव alienated both Muslims and non-Muslims who think differently। अब जो अलग अलग यानी कि चाहे नॉन मुस्लिम्स हैं चाहे मुस्लिम्स हैं, उन्होंने क्या करा है, हमस ने क्या करा है कि इस चीज़ को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यानी कि जो चीज़ यानी कि आसान हो सकती थी, यानी कि पैलेस्टीन का जो इशू है जो इतने लंबे समय तक फ्रॉम विद इन 70-75 ईयर से चला आ रहा, उसको ख़त्म किया जा सकता था। बट अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमस ने चीज़ों को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है एंड इसके कारण जो नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स जो है कंट्रीज हैं उनके बीच में एक एलिनेशन पैदा हो गया है। और चीज़ें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कैसे G20 जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक बात की गई थी कि जो वेस्ट एशियन देश है, मिडल ईस्ट जो देश है उनको जोड़ा जाएगा थ्रू यूरोप एंड इंडिया। तो अब उसके कारण हो गया जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये जो प्लान था यानी कि जो कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी वो थोड़ा और डिले होगा। इसी के कारण जो इकोनॉमिकली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अफेक्ट होंगी। और देख दिया फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे एक जो ये वॉर शुरू हुई है इसके कारण ग्लोबली कितना इम्पैक्ट पड़ा है। मैंने आपको जैसे बताया कि इकोनॉमिकली चीज़ें कितनी और डिले होगी। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हो जाना चाहिए था अब इस वॉर के कारण वो कहीं ना कहीं 3 या 4 साल और डिले हो जाएगा। तो इसके कारण ह्यूमैनिटी को बिल्कुल अफेक्ट हो रहा है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज है उनको बिल्कुल अफेक्ट हो रहा है एंड जो आम लोग हैं तो हम इंडियंस हैं तो डेफिनेटली अगर व्यापार जो था उस कॉरिडोर पर शुरू हो जाता तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलता हमारी इकोनॉमी को। लेकिन क्योंकि ये वॉर शुरू हो गया है तो अब एक जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी नहीं मैं बात करूँगा यूरोप की एंड मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उन सभी की इकोनॉमीज़ पर डेफिनेटली एक अफेक्ट पड़ेगा। एंड ओवरऑल ये एक जो जनता है, आम जनता है, उस पर डेफिनेटली ये एक वॉर जो है बैडली इम्पैक्ट डालेगा। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये इशू बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या हो रहा है अभी तक इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, चीज़ें कैसे सॉल्व होगी और क्या नैरेटिव है अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस का। नाउ डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड आर्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे जो एक कास्ट बेस्ड सेंसस है वो कैसे हमारे देश को बदलेगा एंड क्यों बिहार जो है इतना लाइमलाइट में है अभी इस सेंसस को लेकर। अ की स्टेप बाय बिहार टू प्रमोट बेटर सोशल जस्टिस। सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस। डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारे देश के अंदर हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है एंड उसी के बेसिस पे जो सरकार है वो आगे आने वाले सालों के लिए एक प्लान या फिर एक जो लॉ मेकिंग है उसको तैयार कर दी है। तो बताया गया कि कैसे जो कास्ट बेस्ड सेंसस है जो बिहार में कंडक्ट हुआ है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारे देश के ऊपर। अब ये जो आर्टिकल लिखा है डियर फ्रेंड्स, ये एक राज्यसभा मेंबर हैं एंड उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इट कुड बताया गया कि कैसे इट कुड प्रोवाइड accurate and up-to-date information about the distribution and socio-economic status of various caste and communities in India, such as data essential for evidence-based policy formulation and implementation।
अब इससे होगा क्या दोस्तों, जब कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाएगा हमारे देश के अंदर, तो एक एक्यूरेट या अप टू डेट हमको एक ऐसा डेटा ला के देगा जो हमें मतलब जो सरकार है उसको ये बताने में मदद करेगा कि जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है अलग अलग कास्ट का वो क्या है। और उसी कारण एक ऐसा डेटा हमारे सामने होगा या सरकार के सामने होगा जिससे वो एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो होती है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। यानी कि जब ठोस हमारे पास एक डेटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सरकार फैसले लेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे एंड एज पर जो लोगों की नीड्स हैं उसके मैच खाते हुए ही जो पॉलिसीज है वो बनाई जाएगी। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस को मद्देनज़र रखते हुए बताया गया कि कैसे जो एक इनइक्वालिटी है ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। यानी कि जब मैं बात करूँ आज़ादी का जो समय था उससे पहले से ही हमारे देश के अंदर एक इनजस्टिस का जो माहौल है वो चलता आ रहा है, वो अभी तक कहीं ना कहीं कंटिन्यू है। तो उस चीज़ को लेकर जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि अब ज़रूरत है इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करने की एंड जो भी इश्यूज़ है इन सभी को एलिमिनेट करने की। Conducting a caste-based census is considered as a critical step in recognizing and quantifying historical injustice and disparities that present in a society. यानी कि आज की तारीख में जो भी इनजस्टिस या इनसिक्योरिटी है, जो भी कहते हैं ना कि एक अलग अलग कास्ट जो है जिनको एक पब्लिक या फिर सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो अब इस सेंसस से होगा क्या कि जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको एक लाइमलाइट मिला जाएगा। देन उनकी जो वेलनेस है उसके लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जाएंगे एंड उनको जो मेन सोसाइटी है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इफेक्टिव वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करें दोस्तों तो कैन हेल्प गवर्नमेंट डिज़ाइन मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो एक टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो सरकार लॉन्च कर पाएगी। These programs can tailor to the specific needs of different caste group, ensuring that government scheme benefit the most vulnerable sections of the society. अब जब सरकार के पास एक प्रॉपर डेटा होगा तो उससे होगा क्या कि जो डिफरेंट कास्ट जो हैं, ग्रुप जो हैं, उनको एक के टेलर्ड जो है या फिर मैं कहूँ उनके हिसाब से कोई भी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। वहीं जो इंश्योर करेगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो हर एक तबके के जो लोग हैं उन तक पहुंच पा रही है। जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन भी है ना सोसाइटी के, उन तक भी जो चीज़ें हैं सरकार की जो भी रिलीफ प्रोग्राम्स हैं वो पहुंचाए जा सकते हैं थ्रू दिस कास्ट बेस्ड सेंसस। ट्रैक करना प्रोग्रेस को बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि जो भी डेटा सरकार के हाथ में रहेगा उससे पता चलेगा कि कौन सा वर्ग चीज़ों से अभी तक वंचित रहा है एंड अब ज़रूरत किन वर्गों को अपलिफ्ट करने की है एंड क्या क्या जो प्रोग्राम्स है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है। This help in evaluating the effectiveness of policies and programs aimed at social justice and affirmative actions. बिल्कुल affirmative actions and social justice जो हर ग्रुप जो है यानी कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको सोशल जस्टिस दी जाएगी एंड जो एक्शंस हैं वो उनके प्रति ज़रूर लिए जाएंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों तो बिहार जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं ना कि कैसे आपने देखा होगा कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ डियर फ्रेंड्स कि कैसे आपको पता होगा कि जो मोस्ट IAS या IPS ऑफिसर जो होते हैं वो बिहार से क्यों होते हैं। बिकॉज वहाँ पे इनकम का कोई ज़्यादा खास सोर्स नहीं है, तो ऑल दे हैव इज़ द गवर्नमेंट जॉब। उनके पास जो भी मेहनत करने के लिए बचा है ना वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बचा है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इतना कोई ज़्यादा बूस्ट नहीं है वहाँ पे। इसीलिए अब ज़रूरत है कि हम फेयर रिप्रेजेंटेशन जो है उस जहाँ के जो लोग हैं उनको एक ऐसा जो फेयर रिप्रेजेंटेशन सरकार देगी, यानी कि एक क्रूशियल रोल अदा करेगी सरकार ताकि हर जो तबके के वर्ग है उनको एक जो रोजगार है वो प्रोवाइड किया जा सके। कास्ट बेस्ड डाटा इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन गवर्नमेंट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उन सभी कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा एंड रिजर्वेशन एंड अफर्मेशन एक्शन पॉलिसीज ऑफन रिले इन कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ली जाएगी। इट अलाउ सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब इससे होगा क्या, जब सरकार के पास आंकड़े होंगे, सरकार के पास एक जो अकाउंटेबिलिटी होगी, उससे होगा क्या कि जो लोग हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा रिसोर्सेज का एंड अपॉर्चुनिटीज़ का। मिसयूज प्रिवेंट किया जाएगा बिल्कुल कि जो भी लोग एक कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा एक कोई भी मिसयूज़ करते थे कास्ट सर्टिफिकेट का, वो अब नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अब सरकारी जो भी दस्तावेज है वो मौजूद रहेंगे सरकार के पास एंड इसके थ्रू जो भी लोग ऐसे बेईमानी या चीटिंग करते थे उनको बिल्कुल पकड़ा जाएगा थ्रू दिस डेटा।
डिबेट एंड कंट्रोवर्सी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस है वो हमारे देश के अंदर कास्ट डिवीज़न है उसको और बढ़ा देगा। वहीं दूसरा जो तबका है उनका कहना है कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है इससे जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है उनको ख़त्म किया जाएगा एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो ऐसी कुछ बात की गई है जिसके अंदर कि दो अलग अलग, आपको पता है कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके प्लस एंड माइनस ज़रूर होते हैं। तो वहीं एक तरफ लोगों का कहना है कि ये चीज़ जो है कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे देश के अंदर सोशल जो डिवीज़न है उसको और बढ़ा देगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि इसके कारण जो लोग हैं यानी जो पिछड़ा वर्ग है उनको एक इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूर मिलेगा। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है टू एड्रेस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स की बात करें और ह्यूमन राइट्स तो है ही है, क्योंकि हर किसी को एक सोशल या फिर इक्वलिटी का राइट होना ज़रूरी है। वहीं सोशल कोलिजन मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा लोगों का, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा सभी लोगों को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी और सेंसिटाइजेशन जो है वो ज़रूर किया जाएगा, स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क। और इसी के कारण क्या होगा कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ आज का आर्टिकल कि कैसे कास्ट बेस्ड सेंसस हैं वो कैसे हेल्प करेगा हमारे भारत देश को अपलिफ्ट करने में, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आए होंगे। एक था जियोपॉलिटिक्स को लेकर और एक था हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको रिलेटेड। नाउ डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड हेडलाइंस। आज की जो हेडलाइंस है कि आफ्टर ऑब्जेक्शंस प्रपोज मॉस्क इन अयोध्या गेट्स न्यू नेम एंड डिज़ाइन। अब जो 4 साल पुराना बाबरी मस्जिद का जो इशू चल रहा था उसको सॉल्व करते हुए एक उसे नया नाम और एक नया डिज़ाइन बिल्कुल दिया गया है बाबरी मस्जिद को। वहीं तमिल ऑथर शिवा सनकारी जो हैं, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, शिवा सनकारी जो हैं उनको दिया गया है सरस्वती सम्मान फॉर हर बुक सूर्यवंशम। वहीं इंडिया की रैंक आई है 111 आउट ऑफ 125 इन हंगर इंडेक्स। तो ज़रूरत है कि सरकार को थोड़ा और जो लोगों को एक जो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि हमने देखा कोविड में कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी ताकि सभी लोगों को एक अनाज प्रोवाइड किया जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी भी ज़रूरत है कुछ ऐसे और स्कीम्स की लॉन्च करने की सरकार द्वारा, ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट दिया जा सके और हमारे रैंकिंग जो है इतनी बुरी जो है इसको थोड़ा और सुधारा जा सके। इंडिया और जो हमारे NSG चीफ है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ है, जो GM गणपति साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को सीखने की ज़रूरत है फ्रॉम इजराइल के जो इजराइल में जो अटैक हुआ है उससे भारत को सीखने की ज़रूरत है। बिकॉज कैसे इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था इतनी छोटी सी कंट्री के जो पैलेस्तीन है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू इजराइल। तो कैसे इजराइल ने एक जो कहते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट कर दिया था पैलेस्तीन को, वैसे ही अब भारत जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है कंट्रीज़ जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको, एंड एक्शंस लेने की ज़रूरत है अब इंडिया को टूवर्ड्स टेररिज्म एंड हार्ड एक जो होता है ना कि हार्ड स्टांस लेने की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट को। तो यही कहा है GM गणपति साहब ने जो है हमारे NSG चीफ हैं। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सभी हेडलाइंस समझ में आए होंगी, करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। सो दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। लाइक कीजिए वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ नोट आपके जो भी सवाल हैं जो भी सजेशन हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। एंड इस एपिसोड को या फिर इस प्लेलिस्ट को अपने उन सभी दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ आसान लगी होगी। मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स थे वो आसान बनाने की कोशिश करी। सपोर्ट कीजिए मुझे बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड yeah, that's it. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and definitely I will see you in the next episode.